वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। हमारी कानून व्यवस्था की पोल पट्टी, न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार और आज के युवा पीढ़ी के भीतर पनप रहे असंतोष, पारिवारिक विवाद, नई नई शादियां और शादियों में परिवारों के दखल के कारण नए नए बच्चे, युवा पीढ़ी के बालक बालिकाएं या पति पत्नी किस तरीके से अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं, उसका एक जागता जीता हुआ एक उदाहरण अभी अतुल सुभाष मोदी उसका उपनाम था, उसके केस में एआई इंजीनियर 34 साल का बंगलोर में उसने आत्महत्या कर ली। मेरा मन नहीं था, मैंने बहुत टाला कि इस विषय पर मैं वीडियो नहीं बनाऊं, लेकिन अभी आरएसएस का कुटुंब प्रबोधन एक बहुत बड़ा हमारे पंच परिवर्तन के अंतर्गत ये विषय दिया हुआ है और यही विषय अभी बहुत आवश्यक है। परिवार टूट रहे हैं और टूटने में कहाँ कहाँ आज का विज्ञान की जो उपलब्धता है उसके कारण से दिक्कत आ रही है और कहाँ परिवार उसके साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं और रिश्तेदारों की उसकी भूमिका कितनी खतरनाक होती जा रही है इन्हीं मोबाइल के कारण से। ये एक बड़ा विषय है। स्वार्थ, धन की लोलुपता, अपना कितना हमारे पास में है वह तो ले ही लें, दूसरे का कैसे और लूट लें, और साथ में लड़कियों को पढ़ा लिखा करके जब बड़ा कर देते हैं, बड़ा करने के बाद में आमतौर पे ऐसी शादियां, दहेज तो अब पाप है ही, दहेज से बुरी चीज़ तो कुछ हो नहीं सकती। तो जो अच्छे परिवार हैं, अच्छे लोग हैं, वे तो इस पाप से वैसे दूर रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ एक दूसरी चीज़ें और इस समय समाज के इस काले पक्ष में दिखाई दे रही है कि लड़कियों को पढ़ाने लिखा करके जो शादियाँ होती है, माता पिता नहीं मानते हैं कुछ देने की, क्योंकि उसको पुण्य मिलता है ये मान कर के कुछ बच्ची के साथ में, उस बालिका के साथ में देने का रिवाज है, उससे पुण्य मिलता है। हमारे हिंदू धर्म में तो विशेष रूप से ये कहा गया है। तो माता पिता अपने मन से कुछ कपड़े हैं, कुछ छोटा मोटा जो माता का मन नहीं मानता है, पिता का मन नहीं मानता है, तो कन्यादान के समय कुछ कुछ रकम देने का, कुछ कुछ चीज़ें देने का, ऐसी परंपराएं शुरू से आती चल रही हैं। मैं तो कहता हूँ कि ये भी नहीं होना चाहिए, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी वो देते रहे हैं। यहाँ तक तो चलो फिर भी कह सकते हैं कि रीति रिवाज के तहत बेटी के लिए कुछ दिया गया होगा, लेकिन अगर कोई मांगता है तो उस भिखमंगे को तो वहीं से उसको कहना चाहिए, अपमानित करके ऐसे दूल्हे को, ऐसे उस दूल्हे के परिजनों को उस विवाह मंडप से ही भगा देना चाहिए, निकाल देना चाहिए और उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। ये एक पक्ष है। अब हम अतुल सुभाष की पूरी किस्सावली पर थोड़ा तो जाना ही होगा। इस केस को समझने के लिए पहले देखिए कि एक तो वो होता है पुराने समय में कि हमारे रिश्तेदार शादियों में शादियां करवा देते थे। वो रिश्तेदार, वो उसके बहन, वो उसका भाई, वो उसके काका, वो उसके फूफा, ऐसा करके तो एक परिवारों का एक दबाव आपस में रहता था, जिससे परिवार, ये जो शादियां होती थी वो टूटती नहीं थी। अभी की शादियां टूटने के पीछे एक बड़ा कारण तो ये भी है कि मैट्रिमोनियल जो ये जो उस पर सोशल मीडिया पर देख करके और उनकी जो शादियां करने का ये जो प्रक्रिया चली है, उसमें सुविधा तो है, उससे नए नए रिश्ते भी आपको दिख जाते हैं। ये मैट्रिमोनी साइट्स के माध्यम से पता चलता है। मेरे बेटे का विवाह भी हमने उसी माध्यम से किया, तो मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन क्या होता है, इसका एक हल्का सा पक्ष ये है कि उसमें जो आपके बाकी जो रिश्तेदार होते हैं, जो कहीं ना कहीं आमतौर पर सामान्य रिश्तेदारी में हमारे पहले नाई है, हमारे पुरोहित जी है, या हमारे काका बाबा मामा फूफा फूफी, उनके रिश्तेदारों में कहीं ना कहीं रिश्तेदारी फंस करके और वो गोत्र छोड़ करके और शादियां होती रही है। वो शादियां ज़्यादा टिकती थी, बल्कि वो शादियां टिकती ही थी, लेकिन अब समय के साथ चलना पड़ेगा और आपके पास में ज़्यादा विकल्प आ जाए। अब शादियां तो कहते हैं आसमान में तय होती है और धरती पर वो फलित होती है, ये कहा जाता है, लेकिन इसके लिए भी मनुष्य
कहते हैं कि आप तो दुनिया में घूम के कर रहे हैं, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया का, भारत में भारत का, रूस में, कहाँ से कहाँ तक शादियाँ हो रही बच्चों की, वो ठीक है, उस पक्ष में हमें चलना चाहिए। उसके खिलाफ जाना मतलब समय के साथ तालमेल नहीं बिठाना है। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि जब ये मैट्रिमोनी सिस्टम से जब शादी होती है तो उन दोनों परिवार की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है उस रिश्ते को टिकाए रखने के लिए। मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूँ। जब मैट्रिमोनी साइट्स के माध्यम से लड़का लड़की तय करके शादी करते हैं तो लड़के वालों के परिवार की जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा है और लड़की वालों के परिवार की जिम्मेदारी तो उससे भी दुगनी है। कारण बता रहा हूँ कि ज़रा बहुत भी कोई खटपट होती थी तो पहले फूफा का फ़ोन आ जाता था, ताई का फ़ोन आता था, या इधर लड़की की तरफ से कुछ हुआ तो लड़के वालों से रिश्ते, लड़की वालों के वो पहले से ही बहुत सारे रिश्ते रहते थे। तो रिश्तेदारों के भय के कारण भी वो परिवार टूटने का सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी ऐसी अवस्था में जब मैट्रिमोनी सिस्टम से बात हो, इस पक्ष को कोई नहीं बोल रहा है, मैं बोलना चाह रहा हूँ, आपके परिवारों में भी संभवतः इस तरीके की शादियां हुई हो, तो जब कभी खटपट की बात हो तो वहाँ पर हमें परिवारों को जोड़ने, उन बच्चों को जोड़ने का प्रयास करना है। उनकी शिकायतें होगी, निश्चित रूप से होगी, जो बालिका होगी वो भी अपने मायके पक्ष के लिए, कौन लड़की ऐसी होती है जो अपने मायके की बुराई बर्दाश्त कर सकती है। एक कहावत है ना कि मायके का तो कोई अनजाना वहाँ का कोई जानवर भी आ जाता है तो बहुत अपना लगता है बिटिया को, जो अपने मायके से अगर कोई भी आ जाता है वहाँ का कहते हैं कि वहाँ का अगर कुत्ता भी आता है, कहावत है हमारे राजस्थान मालवे में तो कहावत है, कुत्ता भी आ जाता है तो वो भी बहुत प्रिय लगता है। इसका मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक ये प्रतीक दिया कि सबका सम्मान और सबके प्रति आत्मीयता वो होना ही चाहिए। और ये भाव तो जो लड़के पक्ष के जो बंधु हैं उस लड़के को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए और लड़के के परिवार वालों को भी इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उस रिश्ते को बचाने वाले फिर और कौन बनेगा। इसलिए थोड़ी बहुत छोटी मोटी बातें होती तो तुरंत लड़के वाले को संभालना चाहिए। वो ज़माने ख़त्म हो गए, लड़की वाली दब के रहेंगे, वो ज़माने कब के ख़त्म हो गए। अब बड़े प्रेम से उस रिश्ते को बचाने का प्रयास करना चाहिए। लड़की वालों की जिम्मेदारी लेकिन ज़्यादा है, थोड़ी सी ज़्यादा है, इस बतौर कि आमतौर पर परंपरागत रूप से जो लड़के वाले हैं या जो लड़के की माँ है, लड़के के पिता हैं, लड़के के परिवारजन और भी हो सकते हैं, वो पुरानी सोच के कारण से ज़रा टीका टिप्पणियाँ करने में पीछे नहीं रहते। छोटी छोटी बातों के लिए उस बालिका को, उस लड़की को, उस बहू को टोकने में उनको मज़ा आता है। ऐसे लोग बड़ी ही दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर ऐसा होता है, अगर लड़के की माँ कुछ बोले तो लड़के के पिता को तुरंत उस मामले को संभालना चाहिए और अपनी पत्नी को डांटना चाहिए कि तुम बिटिया से ऐसा कैसे बोल सकते हो, क्योंकि आखिर तो बहू किसी की बेटी नहीं, वो तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा वंश बढ़ाना आई है, तुम्हारे परिवार को संभालना आई है। सास ससुर जो उस बहू को परेशान करते हैं वो ये नहीं सोचते कि तुम तो 4 दिन के मेहमान उस दुनिया से चले जाओगे, तुम्हारी बहू ही तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे वंश को, तुम्हारे सारी इस परिवार की संपत्ति को संभालने का काम करेगी, तुम्हें संतति देगी, तुम्हारे को नाम देगी, तुम्हारे परिवार को आगे बढ़ाएगी, अपना हाड़ मांस होम देगी तुम्हारे परिवार के लिए। इसलिए सास ससुर को सदैव ध्यान रखना चाहिए, लड़के के सास ससुर को, कि उस बिटिया को अपनी बेटी मान करके सदैव ये सोचना चाहिए, मैं जो बोल रही हूँ या मैं जो बोल रहा हूँ, सास और ससुर दोनों, उनको सोचना चाहिए क्या तुम्हारी बेटी के साथ कोई ऐसा बर्ताव करेगा तो तुम बर्दाश्त करोगी। यदि ऐसा आप करना शुरू कर दोगे, सोचना शुरू कर दोगे, तो परिवार टूटेंगे ही नहीं। और बहुएं, आजकल की बेटियां हैं, बेटियां तो क्या किसी भी ज़माने की बेटियां हो, सदैव जानती है कि हमें आप अगर उसको बेटी मानोगे तो मान के चलिएगा वो बहू भी आपको माता पिता ही मानेगी। यही चीज़ अब वो तो चूंकि सदैव साथ में है, सास ससुर बेटा बहू वो तो हरदम साथ में है, तो यहाँ सास ससुर की जिम्मेदारी भी कई गुना बढ़ गई, साथ में उस लड़के की जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ गई। दोनों और जब भी कभी माँ और बहू के बीच में कोई बात आए तो बेटे को, मेरे इस बात को ध्यान रखिएगा, बेटे को अर्थात पति को अपनी पत्नी की तरफ खड़ा होना चाहिए।
माँ को उस समय चुप कराने का, समझाने का प्रयास होना चाहिए, क्योंकि वो तो दूसरे घर से आई हुई बेटी है। उसका कौन है, पति के अलावा उसका वहाँ कौन है, उस पति के भरोसे पर आई है। इसीलिए उस समय जब भी माँ के और बहू के बीच में कोई ऐसी मतभेद की बात हो, तो उस पति का कर्तव्य बनता है, लड़के का कर्तव्य बनता है कि वो पत्नी की तरफ खड़ा रहे। लेकिन उस समय तो माँ को चुप कर ले, समझा ले, लेकिन अकेले में उसको पता है, क्योंकि वो निरपेक्ष बीच में खड़ा है, फिर जा करके उसको बहू को समझाना चाहिए, अपनी पत्नी को समझाना चाहिए कि नहीं देखो तुम्हारी ये गलती थी, माँ का तो इसमें कोई कसूर नहीं था। अब जब समय मिले तो माँ से क्षमा बोल देना। माँ तो माँ है, फिर अगर आपने उसको माँ माना है और माँ ने आपको बेटी माना है तो तय बात है, या तो आप ऐसा करोगी ही नहीं, लेकिन किया भी है तो क्षमा का भाव उसके अंदर रहता है, वो भी अंदर से कुलबुलाती रहती है, क्योंकि एक ही जगह रहना है। वो बहू है, उसको पता है कि बुढ़ापे की लाठी है मेरी बहू, जब वो बिस्तर पकड़ेगी तो ये बहू ही है जो उसको रोटी देगी। इसलिए सास भी समझती है और बहुएं भी सामान्यतः इस बात को समझती है। और लेकिन यहाँ पर मैं एक बात फिर कहना, ये तो मैंने इधर की भूमिका की बात की, और उसमें बाकी जो रिश्तेदार है, देवर है, ननद है, इनकी अपनी अपनी भूमिकाएं होती है। ये सदैव कहीं न कहीं उस नई नवेली बहू को तंग करने में अपनी भूमिका जो परंपरागत तरीके से होता रहा है वैसे करने का प्रयास करती है। लेकिन यहाँ पर माँ को का रोल, पति का रोल, ससुर का रोल उनका होता है कि उस परिवार को संभाले रहे। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक। मुखिया तुलसी बोले हैं, मुखिया परिवार का मुखिया है, मुखिया मुख सा चाहिए, खान पान को एक, है ना। पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। जैसे मुख होता है ना, यहाँ रोटी तो यहाँ अनाज भोजन तो यहाँ जा रहा है, लेकिन वो उंगलियों को, पोंछे को, सिर को, कान को, नाक को, पूरे शरीर के को वो मुख पालता है। यहीं से वो भोजन तो यहाँ से जा रहा है, लेकिन पालने का काम सबको करता है। इस तरह परिवार के मुखिया को भी ये काम करना चाहिए कि सबके साथ न्याय हो। तो परिवार को जो बड़ा मुखिया है और परिवार के सब सज्जनों को भी, परिवार के सभी बच्चों को भी, चाहे वो बहू हो, बेटा हो, देवर हो, ननद हो, भौजाई हो, पत्नी हो, अर्थात सास हो, सबको परिवार के मुखिया ने कह दिया, ईश्वर ने कह दिया। लेकिन मुखिया को भी ध्यान रखना चाहिए कि वो निरपेक्ष भाव से, स्नेह भाव से अपने परिवार को संभालने की बात करें। अब ये बात इसलिए कहीं कि केवल इस किस्सा को बोल देंगे तो बात बनेगी नहीं। ये बात बिगड़ी क्यों? बात इसलिए बिगड़ी कि शादी हुई 2019 में, साल सवा साल में एक बेटा हो गया। खैर बेटा हो बेटी हो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन एक संतान प्राप्त हो गई। संतान के बाद में तो रिश्ते पर सील ठप्पा लगना चाहिए, आनंद 1000 गुना बढ़ जाना चाहिए था पूरे दोनों परिवारों का, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। उसके बाद में यहाँ पर उनके सास का रोल शुरू होता है। जैसे अतुल ने अपने 24 पेज के सुसाइड नोट में लिखा कि मेरी सास दिन में 4-5 बार वो व्हाट्सएप कॉल करती थी और निरंतर मेरी माँ के खिलाफ बोलती थी या मेरे परिजनों के खिलाफ बोलती थी, यहाँ तक कि मेरे खिलाफ बोलती थी। तो मेरे पूरे परिवार को और मेरी पत्नी को दिमाग में जो नफरत का कीड़ा है, द्वेष का कीड़ा है, परिवार में अलगाव का कीड़ा भरने का काम मेरी सास ने किया। और सास जो निशा सिंघानिया और पत्नी निकिता सिंघानिया, ये सिंघानिया और मोदी परिवार के बीच में ये पूरा, ये समस्तीपुर का लड़का था, जौनपुर उत्तर प्रदेश की वो लड़की थी। वो भी अच्छी खासी इंजीनियर, खूब कमाते लिए इंजीनियर है, वो भी ये एआई इंजीनियर है। ये मान के चलो कहते हैं ये 2.5-3 लाख रुपए कमाता, तो 1-1.5 लाख रुपए वो लड़की भी कमाती होगी। बात पैसे की नहीं थी, बात थी ये जो माई के पक्ष वाले ने, जो सास ने जो रोल अदा किया, उसका नाम निशा था, उस निशा सिंघानिया ने सब कुछ किया। वो बेटी का धन, बेटी कभी कभी होता ना कि अपने दामाद से भी कितना हम ले लें, ये लोभ पनप जाता। कई दफ़े अपनी गरीबी मिटाने के लिए वो लड़की के वालों से, लड़की के ससुराल वालों से, अर्थात अपने दामाद और दामाद के परिवार वालों का खून चूसना शुरू कर देते हैं। जैसे किससे दिखते हैं, इस केस में भी वही हुआ। इस केस में यही हुआ कि उसने निरंतर उसको भड़काना शुरू किया। और तय बात है, निशा सिंघानिया जो सास है, लड़की की माँ है, और सुभाष सिंघानिया की अपने इस अतुल सुभाष की सास है। इसी का रोल है। ये वहाँ पर आई,
आई, साथ में उसने अपने दामाद के खिलाफ भड़काना शुरू किया। जो सुभाष की, अतुल की माँ थी, उसके साथ गाली गलौज की। परिणाम ये हुआ जहर, और संतान आई तो, और कहते हैं वो जो पूजा की गई थी, जब संतान होती थी पूजा करते, पूजा में भी वो अनुराग करके उसका जो भाई था, अनुराग ने भी वहाँ पर, क्योंकि इनके मन में लालच पनप गया कि हमारा दामाद इतना कमाता है, 30-35-40 लाख रुपए हर साल कमा रहा है, और कैसे कैसे, और अपनी लड़की तो कमा ही रही, तो और कुछ नहीं, तो उसके खिलाफ भड़काओ पहले तो उसको, और परिवार कुल मिलाकर के परिवार पूरा टूट गया। क्योंकि लड़के ने, जैसा उसने लिखा कि मैं पूरी उम्र कमा कमा के अपने ससुराल को देता रहूंगा, और ये मेरे अपने दुश्मन को मैं शक्तिशाली कर रहा हूं। ये आखिरी में उसका जो 1.25 घंटे का उसने वीडियो बनाया, 1 घंटा 20 मिनट का, उसको जो डाउनलोड किया, हमें रोना आता है कि ये कैसे लोग हैं जो अपनी बेटी का घर तोड़ने में लग जाते हैं। जो माता पिता होते हैं लड़की के जो रिश्तेदार होते हैं, वे निरंतर इस प्रयास में रहते हैं कि मेरी बेटी का घर बस जाए। कैसी, घर तोड़ने वाले और घर जोड़ने वाले में, तो जो जोड़ने वाले होते हैं ऐसे परिवारों का कभी भी उनकी बेटी का घर नहीं टूटता है, लेकिन जो तोड़ने वाले होते हैं, यहाँ तो सास की नियत ही यही है कि वो चाहती थी कि निकिता का घर टूट जाए और ये यहाँ आ जाए, और वही उसने किया। शादी के 1-1.5 साल 2 साल के बाद में तो जैसे बेटा हुआ, जैसे बेटा होने का रास्ता ही देख रहे थे और लेकर चले गए। अंत तो क्या हो रहा है अभी, हो ही रहा। 10 लाख दहेज का उस पर आरोप लगाया, उसको जान से मारने का उस पर, लड़के पर आरोप लगा, 9 केस उस पर लगा दिए, बताओ। और वो पिछले अभी 2 सालों में उसके ऊपर 200 बार उसका कोर्ट से बुलावा आ गया। 9 केस कितने होते हैं, कहीं हाई कोर्ट में हैं, कहीं ट्रायल कोर्ट में हैं, कहीं जो वैवाहिक कोर्ट होते हैं शादी के, इनके सब के लिए मैरिज वाले, उनके तो जगह जगह थाना। तो वो लड़का पगला पगला गया। वो उन्होंने, और उसको कहा कि उसने अपने इसमें लिखा कि 3 साल से मैंने अपने बेटे को नहीं देखा है, और उसके लिए वो कुछ जीवन का आखिरी कुछ होगा वो देखे गया एक लिफाफे में। कहा कि इस लिफाफे को जब मेरा बेटा 18 साल का हो जाए तब 2038 में खोलना। क्या बाप पर क्या बीती, कितनी बद्दुआएं उसने दी होगी उस सास निशा को। और चूंकि उसने अपने उस पर लिखा है कि निकिता ने अपने पिता की मृत्यु का दोष मुझ पर लगा दिया, जबकि वो तो शादी के समय ही शादी की ही जल्दी इसलिए थी क्योंकि उनको डायबिटीज़, उनके बहुत सारी किडनी, बहुत सारी बीमारियां उनके अंदर थी। तो वो कहीं बिना शादी देखे ही बेटी की मर न जाए, मृत्यु न हो जाए, इसलिए तो जल्दी शादी की थी। लेकिन जब शादी हो गई तो वो आरोप भी इस पर लगा दिया कि इन्होंने 10 लाख दहेज मांगा था। वो सुभाष अतुल कहता है कि मेरी जिसकी तनख्वाह वर्ष भर की 40 लाख हो, वो 10 लाख का दहेज मांगेगा। और फिर अब कह रहे हैं कि उसको, और यहाँ पर रोल वो जो फैमिली जज के जो कौशिक करके जो महिला है, ये जिनको कानून की रक्षा का काम दिया है, वो कैसा काम कर रहे हैं। 9 केस 2022 में उस पर हत्या, अननेचुरल काम वासना की बातें, और उसको बिल्कुल दहेज प्रताड़ना, मेंटेनेंस के मामले लाद के रख दिया। और आखिर तो प्राइवेट नौकरी है। वो बंगलोर से जौनपुर कितनी बार दौड़ता, वो कहता है मैं 120 बार गया हूँ, 40 बार गया हूँ, 120 बार में 40 बार गया हूँ। 40 बार जाना, बंगलोर कहाँ है और जौनपुर कहाँ है, बनारस के पास में। तो पूरा उसको उसने कहा कि ये मुझे छोड़ेगी उनके। अच्छा फिर क्या है, जैसे आदमखोर शेर के मुंह आदमखोर हो जाता है ना, एक तो शेर होता है, एक आदमखोर शेर होता है, एक दफे उसका खून लग जाता है मुंह में तो वो फिर मनुष्य को खाने के लिए दौड़ता है। इसी तरीके से अपनी लड़की का पति अर्थात अपने दामाद से पैसा लेने का जो कहते हैं कि दामाद, अरे हम तो वो हिंदू संस्कृति के लोग हैं जो बेटी के घर जाते हैं तो पानी तक नहीं पीते हैं, उससे भी पाप लगता है। भोजन भी करते हैं तो थाली में तुरंत राशि रख देते हैं कि भोजन किया है, तुरंत राशि रखो। हम तो सनातनी लोग इतना 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 डरते हैं, बेटी के घर जाते हैं तो इतने रहते हैं कि बेटी का हमको जरा बहुत भी नहीं लेना है अपने ऊपर। तो यहाँ तो लाखों रुपए ले रहे उस दामाद से, उस अपने जो उसका बेटा है
2 साल का, अभी वो 3 साढ़े 3 साल का हो गया, उसको देखे हुए बोले 3 साल हो गए, उसको देखने का 2 लाख रुपया मांगे। फिर कहते हैं कि तलाक लेना है तो 1 करोड़ दो। 1 करोड़ की जगह उसका जो चाचा ससुर है सुशील सिंघानिया, उसका कहते हैं कि वो अनुराग जो उसका साला था, अर्थात अतुल का साला, और ये निकिता का भाई, उसका बिजनेस स्टेबल करने के लिए बहुत सारा पैसा मांगना शुरू कर दिया। मतलब कुल मिलाकर के अतुल सुभाष मोदी को निचोड़ के रख दिया। उसको लगा कि मरने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा है, और उसने लिखा है कि जन्म भर तक मैं इनको देता रहूंगा, फिर भी इनके मुंह पर खून लग गया है, ये अब खत्म होने वाला नहीं है। ऐसी अवस्था में उसने मौत को मुंह लगाया। ये परिवार कुटुंब प्रबोधन का एक बहुत बड़ा विषय है। हम सबको ये सोचना होगा कि आखिर ये जो, और उसने क्या लिखा आखिर में लिखा उसने कि मैं तो मर रहा हूँ, लेकिन मेरी अस्थियों को तब तक कहीं प्रवाहित मत करना, बचा के रखना, और ये केस चलना चाहिए। मेरी पत्नी निकिता, उसके परिजन, उसकी माँ निशा, उसके भाई उसका अनुराग, और उसके चाचा सुशील सिंघानिया, ये मेरी मौत के जिम्मेदार हैं। इनको सजा हो, और साथ में ये जो कौशिक, जो उसकी फैमिली कोर्ट की जो जज थी, उस जज को भी सजा मिले। और जब इसका फैसला हो, और अगर कोई कोर्ट इन सबको बरी कर देता है, तो फिर जिस फैमिली कोर्ट में मेरा केस चल रहा था, उसके बाद में पास में अगर कोई गटर बह रही हो, नाली बह रही हो, तो उस नाली में उस गटर में मेरी अस्थियों को बहा देना। यही मेरे लिए शायद न्याय होगा। उसने लिखा भी सही, जस्टिस इज ड्यू। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का, AI का शानदार इंजीनियर हमने खो दिया, व्यवस्था ने खो दिया। और इसलिए ऐसा कानून बना, ये जो दहेज का कानून बनाया ना, अच्छी सोच अच्छा था, लेकिन अगर वो असत्य पाया जाता है, जो एक तो परिजनों को तंग करने के जो लिहाज है, पुलिस वाले भी ऐसे मामले में पैसा लूटने का एक माध्यम ढूंढ लेते हैं, कितना लूटा जाए, ये केस आ गया तो। और परिजन की तो ऐसा लगता है कि बल्ले बल्ले हो गई वे। और ज़रा से मामले में लड़कियां आजकल धमकियां देने लगी। अभी ये सुप्रीम कोर्ट में अब तक ये PIL के जरिए पहुंच गया। अब इस कानून में संशोधन होना चाहिए। मेरी भी बेटी है, आपकी भी बेटी होगी, हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए, इस तरीके के केसेस में परिवारों को संभालने का काम हो, और इस कानून में संशोधन हो, और पुख्ता कारण होने पर ही इस तरीके की गिरफ्तारी और वो सब होना चाहिए। इस केस में बहुत गलत होने लग गया है आजकल, और आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां परिवारों को तोड़ने के लिए दहेज कानून को एक अपने जरिए के रूप में लेती है। परिवार तो फिर टूटते ही हैं। एक दफे परिवार रूपी दूध में कोई नींबू निचोड़ गया, नींबू की एक बूंद गिरी कि वो परिवार टूटेगा। इसलिए परिवारों को संभालने के लिए परिवार के बड़ों की जिम्मेदारी ज़्यादा है। और आजकल के लड़के लड़कियां जो नौकरी करते खासतौर से, वे अपने संबंधों को जो वर्क प्लेस पर संभाल करके बातचीत करना चाहिए। उन रिश्तों के बीच में भी एक अविश्वास का भाव पनपने की शुरुआत कहीं कहीं देखने को मिलती है। लड़कियों को इसमें ज़्यादा सावधानी रखना चाहिए। यहाँ पर अतुल को अपनी पत्नी के चरित्र पर भी संदेह था, और वो पत्नी भी अपने पति के चरित्र पर दोषारोपण करती थी। तो ये चीज़ ठीक नहीं है। ये लड़के लड़कियों को अपने व्यवहार का निरंतर आकलन करके देखना चाहिए कि मेरे व्यवहार से कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कुछ बदलाव, जिसके तहत मेरी पत्नी को या मेरे पति को मेरे समग्र समर्पण पर कोई अविश्वास हो रहा हो। ये सोचने वाली बात है। और साथ ही ये जो मैट्रिमोनी साइट पर जो शादियां होती हैं, वहाँ दोनों परिवार के बड़े लोगों को बहुत सावधानी रखना चाहिए। साथ में ऐसा पहले भी बोला गया है कि लड़की की माएँ, लड़की के भाभियाँ और लड़की वाले पर के लोग जो बार बार दिन में 10 दफ़े फ़ोन कर करके पूछते हैं, और वो व्हाट्सएप कॉलिंग में चित्र देख देख के और बातें करते हैं, उससे परिवारों में खटास पैदा हो रही है। उससे बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर फ़ोन कर लें, बातचीत कर लें, हालचाल पूछ लें, लेकिन रोज़ रोज़ करना कुल मिला के समय की बर्बादी के साथ परिवारों की बर्बादी का कारण भी ये बन रहा है। तो ऐसे में जो लड़कियों की माएँ, लड़कियों के पिता, लड़कियों की भाभियाँ, लड़कियों के रिश्तेदार ज़रूरत से ज़्यादा ये कॉलिंग और ऊपर व्हाट्सएप कॉलिंग तो फिजूल की बातें कर रहे हैं। और क्या हाल चल रहा है, क्या सब्जी बनाई, क्या रोटी बनाई, क्या कर रहे हैं, क्या, और कुल मिलाकर के परिवारों को तोड़ने की बात है। आज तो तुम्हारे ये कैसे, कौन सा क्रीम लगाया, कौन सा पाउडर लगाया, क्यों कर रहे हो ऐसा? तुम परिवारों को तोड़ने के तुम भी कारण बन रहे हो। तो क्योंकि
जो लड़के वाले हैं वो तो ऐसे फ़ोन कभी लगाएंगे नहीं। ऐसे फ़ोन आमतौर पर लड़कियों के परिवार वाले लगाते हैं, और ये भी बहुत बड़ा कारण हो रहा है इस समय परिवारों के टूटने का। सबको सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने व्यवहारों को नियंत्रण करें। अपने रिश्तेदारों की कितनी भूमिका होनी चाहिए उतनी भूमिका रखनी चाहिए, उससे ज़्यादा भूमिका नहीं रखनी चाहिए। और जब भी कभी समग्रता सोचें तो एकजुट परिवार में, और परिवारों के बड़ों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी ऐसे परिवारों को बचाने की। ईश्वर ये जो अतुल सुभाष ने अपने प्राण दे दिए उसको मोक्ष प्रदान करें। उसकी आत्मा तो निश्चित रूप से भटकेगी, उस बच्चे की आत्मा, उसको मोक्ष कैसे मिलेगा? लेकिन वो जहाँ कहीं भी है देख रहा होगा कि मेरे परिवारजनों के साथ अब क्या हो रहा है। उसके बेटे की कस्टडी उसने मांगी है, कोर्ट को तुरंत इस पर संज्ञान लेना चाहिए, और कस्टडी उसके अतुल के माता पिता को उस पोते की कस्टडी मिलना चाहिए। निकिता और इन सब की गिरफ्तारियां हो गई है, चाचा ससुर भाग रहा है, निशा की भी गिरफ्तारी हो गई है, अनुराग जो उसका साला था उसकी गिरफ्तारी हो गई। इनको कठोर सजा मिले, और कानून में संशोधन होकर के जितना कठोर सजा इनको मिल सकती है इनको सजा मिलनी चाहिए। मैं सोचता हूँ हम सबको इस दौर में ज़्यादा समझदारी की, ज़्यादा परिवारों को बचाने की आवश्यकता है। अगर हम बचाएंगे तो कुटुंब हमारा बचेगा। यही कुटुंब का प्रबोधन भी है। भारत माता की जय।